बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 224 किस्सा सुन चुके हैं और अब 225 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। और बहुत तेज रफ्तारी से हमारी सिमत आ रहा था। समझो ज़ाहिर, मैंने चीख कर कहा और खुद को फसल में गिरा दिया। हेलीकॉप्टर हमसे कुछ फासले से गुजरा था और मैंने अपने अकम में उसे कोई चमकती चीज गिराते हुए देखा था। कुछ दूर जाकर हेलीकॉप्टर फिर फिजा में बुलंद हो गया। मैं उठ खड़ा हुआ। पैदल लोगों की तो खैर कोई बात नहीं थी, लेकिन हेलीकॉप्टर हमारे लिए वबाले जान बन गया था। वो फिर पलटकर हमारी तरफ आ रहा था। जाहिर ने उसे वापस आते देखा तो खौफजदा लहजे में बोला, ये हमारी जान लिए बगैर नहीं टलेगा। मैं घबराया और मैंने बंदूक सीधी कर ली। पिछली बार की तरह इस बार मैंने फायर करने में ताखीर नहीं की। बदूरम हाथों से निशाना लेना आसान नहीं था, तब मैंने कोशिश की थी कि निशाना खता न होने पाए, मगर मेरी चलाई हुई तीनों गोलियां उसे कोई नुकसान न पहुंचा सकी। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा होता तो वो इतनी आसानी से बुलंद न हो पाता। पायलट ने हेलीकॉप्टर को बुलंद कर लिया था, लेकिन ये बात यकीनी थी कि मेरी चलाई हुई गोलियों में से कम एक गोली जरूर हेलीकॉप्टर के ऊपर घूमते हुए पंखे से टकराई थी। पायलट ने हेलीकॉप्टर को ऊपर फिजा में उठा लिया था, लेकिन वो एक हरकत कर गुजरा था। जिस तरह हमारे अकब में उसने कोई चमकीली चीज गिराई थी, उसी तरह अब हमारे सामने दो चमकीली चीजें गिरा दी थी। ये हेलीकॉप्टर से क्या चीजें फेंकी गई हैं? जाहिर ने मुस्तरिबाना लहजे में कहा। जहाँ तक मैं अंदाजा कर पाया हूँ, ये किसी किस्म के बम है। अगर ये बम है तो फटे क्यों नहीं? हमें कोई धमाका क्यों नहीं सुनाई दिया? ओह, मैंने इस जरारी अंदाज में कहा, भागो जाहिर, ये फास्ट फोर्स के बम मालूम होते हैं। मैंने उस मुकाम से जहां बम फेंके गए थे सफेद रंग का गाढ़ा धुआं उठते देख लिया था। अकम में हमसे काफी फासले पर जंगल में आग लगी हुई थी, जिससे उठने वाला स्याह धुआं फिजा पर छाया हुआ था। मैं और जाहिर दौड़ते उस खेत से निकल आए और दाएं जाने वाले दूसरे खेत में घुस गए। उस खेत में दौड़ना बहुत आसान साबित हो रहा था। अगर मुझे पहले से इल्म होता तो हमने पहले ही इस खेत का रुख किया होता। हेलीकॉप्टर अब मुस्तकिलन हमारी निगाह में था। मैंने एक बार फिर उसे पलटते देखा। इस बार हेलीकॉप्टर सामने से हमारी तरफ आ रहा था। मैं दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गया। पायलट का साथी कैबिन से बाहर झुका हुआ था और उसके हाथ में एक अजीब किस्म का हथियार नजर आ रहा था। मैंने भी अपनी बंदूक संभाल ली, लेकिन कबल इसके कि मैं फायर कर सकता, उसने फायर कर दिया। मैं हैरत के आलम में मुंजमिद सा होकर रह गया था। उस हथियार से गोली की बजाय एक सफेद रंग का गोला बरामद हुआ था, जो हमसे काफी आगे खेत में गिरते गिरते चमकदार सुर्ख रंग इख्तियार कर चुका था। ये तो इस खेत को भी आग लगा रहे हैं जनाब, जाहिर बुखलाए हुए अंदाज में चीखा। वापस चलो जाहिर, मैं तेजी से बोला, इस खेत से भी बाहर निकल चलो। हम उस खेत से बाहर निकल आए। सामने वाले खेत में फास्ट फोर्स सुलगने की सिनसनाहट सुनाई दे रही थी। जिस खेत से हम अभी अभी निकले थे उसमें आग लग चुकी थी और जंगल तो अब मुकम्मल तौर पर आग की जद में था। शायद उन लोगों ने हमें जिंदा जलाने का तहैया कर लिया था। अगर उन्होंने वाकई हमें जिंदा जला देने का इरादा कर लिया था, तब भी मुझे कोई हैरत नहीं थी। उनकी कमान होली बबड़ के हाथ में थी, जिसकी हिदायत के बगैर वो कोई कदम नहीं उठा सकते थे, और मैं उसकी सफाकाना फितर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। इब्तदा में तो उसने हमें जिंदा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया होगा, लेकिन जब उसने देखा होगा कि सैकड़ों गुंडों के इस्तेमाल करने के बावजूद हम काबू में नहीं आ रहे, तो उसने जलकर ये हुक्म जारी कर दिया होगा कि हमें जिंदा या मुर्दा जिस हालत में भी मुमकिन हो उसके हुजूर पेश किया जाए। खेत से बाहर निकलकर हमने इधर उधर देखा और मुझे पगडंडी के मोड़ से वही 3 मुसल्लह अफराद मुड़ते नजर आए, जिन्हें हम जंगल के दूसरी तरफ छोड़ आए थे। वो हमें तलाश करते हुए यहाँ तक आ गए थे। उन्होंने भी हमें देख लिया था। मैंने बड़ी फुर्ती से 3 फायर किए और उनमें से 2 लुढ़क गए। तीसरा कोई आड़ लेने के लिए भाग खड़ा हुआ था। आओ जाहिर, मैंने कहा, अब उस पगडंडी के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमने पगडंडी पर दौड़ना शुरू कर दिया। हमारे दोनों तरफ जलते हुए खेत थे और रास्ता बिल्कुल साफ था, लिहाजा हम बहुत तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर रहे थे। जरा ही देर में हम खेतों के जलते हुए हिस्सों से काफी आगे निकल आए। अब हमें कोई खतरा नहीं था, मगर नहीं, हेलीकॉप्टर तो बदसूर मौजूद था। जब तक उसका सफाया ना हो जाता हम खुद को महफूज करार नहीं दे सकते थे। अलबत्ता अब हेलीकॉप्टर हमसे बहुत दूर चला गया था और बहुत फासले से हमारे गिर्द चक्कर लगा रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वक्ती तौर पर उसने तकरीबी सरगर्मियां तरक करके सिर्फ हम पर निगाह रखने का फैसला कर लिया है। अब दाएं जाने वाले खेत में घुस चलो जाहिर, ज्यादा देर खुले में रहना ठीक नहीं है। हम फिर खेत में दाखिल हो गए। इस तरह हमारी रफ्तार में कमी तो आई, मगर हम किसी नागहानी खतरे की जद में आने से महफूज हो गए। हमारी दाईं जानिब कहीं दूर से फायरों की आवाजें आ रही थी। मैं ये समझने से कासर रहा कि ये बेमकसद फायरिंग क्यों की जा रही है।
हेलीकॉप्टर अब भी हमसे काफी फासले पर चक्कर लगा रहा था। अगर वो इतने ही फासले पर रहता तो हमें उससे इसके अलावा और कोई खतरा नहीं था कि वो हमें तलाश करने वालों को हमारी पोजीशन से आगाह करता रहता। और इस स्टेज पर हमारी सेहत पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही देर बाद हमारे दाईं जानिब हेलीकॉप्टर से आग लगा देने वाला गोला फायर किया गया और मैं फौरी तौर पर उसका मकसद समझ गया। वो हमें आग के दायरे में फंसा देना चाहते थे। उसके बाद दूसरा गोला फेंका गया तो मैंने अपना रुख जरा सा बाईं जानिब कर लिया। जायद मेरी तकलीद कर रहा था। अब हम जिस मुकाम पर पहुंच चुके थे वहाँ खेत खत्म हो गए थे और खलियान शुरू हो गए थे। हम कटी हुई फसलों के दरमियान दौड़ते रहे। फिर हेलीकॉप्टर हमारे बाईं जानिब आया और वहाँ 2 फायर कर दिए। खलियान में फौरन ही आग लग गई। हमने फिर दाईं जानिब का रुख किया, मगर मैं समझ चुका था कि अब ये खेल ज्यादा देर जारी न रह सकेगा और वो लोग पूरी वादी को आग लगा देने पर तुल गए थे। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। जिस सिमत हम भाग रहे थे ठीक उसी सिमत में हमसे कोई 30 गज के फासले पर फायर करके हमारे रास्ते में आग लगा दी गई। इस बार मैंने अपना रुख तब्दील नहीं किया और ऐन उसी जगह की तरफ दौड़ता रहा जहां आग लगी थी। मैंने अपनी रफ्तार में इंतहाई हद तक इजाफा कर दिया था। मुझे एहसास था कि जाहिर लड़खड़ा रहा था और उसका दम उखड़ रहा था, लेकिन जो कुछ मैं कर रहा था वो हमारी बचत की वह सूरत थी। हम एक बार आग के दायरे में फंस जाते तो इससे हमारा निकलना महाल हो जाता। 30 गज का फासला तय करते करते आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। मैं पूरी तरह उसकी तपिश महसूस कर रहा था, मगर ये अमल करने का वक्त था, सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। और मैंने वही किया। कुछ सोचे समझे बगैर मैंने सर झुकाया और आग की दीवार को पार कर गया। और जब मैंने महसूस किया कि अब शोलों की तपिश महसूस नहीं हो रही तो मैं यकलख्त रुक गया। जाहिर बड़ी बदहवासी के आलम में दौड़ रहा था और मेरे बिल्कुल पीछे था। मेरे अचानक रुकने पर वो पूरी कुव्वत से मुझसे टकराया और हम दोनों जमीन पर ढेर हो गए। दोनों की सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थी और हमें अपने जिंदा बच जाने का यकीन नहीं आ रहा था। चंद मिनट तक हम जमीन पर बेसुध पड़े अपनी सांसें दुरुस्त करने की कोशिश करते रहे। फिर जाहिर ने बोलने में पहल की। इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा? उसकी सांसें अब तक काबू में नहीं आई थी और वो अटक अटक कर बोल रहा था। बहुत मुमकिन है जाहिर कि हमारी जिंदगी का आखिरी सफर हो। उन लोगों के अज़ाइम बहुत खतरनाक है। आग फिर हमारी तरफ बढ़ रही है, जाहिर ने कहा। उसके लहजे से खौफ टपक रहा था। हिम्मत करो जाहिर, हम आखिरी सांस तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उठो और जल्द से जल्द यहाँ से ज्यादा दूर निकलने की कोशिश करो। जाहिर उठा और लड़खड़ाता हुआ मेरे साथ आगे बढ़ने लगा। जाहिर की हालत काबिले रहम थी। बिलाशुबा उसने जितनी जिद्दोजहद की थी मुझे उससे इस हद तक की तवक्को नहीं थी, बल्कि वो अब भी मेरा साथ दे रहा था। लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए कि मैं खुद उस वक्त बेबस था। बेबस तो खैर मैं कई बार हुआ था। यहाँ तक भी हो चुका था कि मेरे कमरे को ओली बावड़ ने बम से उड़ा दिया था। हर शख्स को मेरी मौत का यकीन हो गया था, लेकिन मैं मौत के मुंह से बच निकला था। ओली बावड़ के चुंगल में मैं कई बार फंस चुका था, लेकिन इस बार मैं जितनी बुरी तरह फंसा था इसका तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बेबसी से बेबसी थी। हम ओली बावड़ के आदमियों के हाथ नहीं लग पा रहे थे, मगर उनसे बचकर निकल भी नहीं पा रहे थे। और 4 रोज की जिद्दोजहद के बाद इस नौबत को पहुंच गए थे कि उनके हाथों खिलौना बनकर रह गए थे। रफ्तार बढ़ाओ जाहिर, हम जरा सी कोताही के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैंने जाहिर से कहा जिसकी रफ्तार सुस्त पड़ने लगी थी। कोशिश तो कर रहा हूँ जनाब, जाहिर ने हाँफते हुए कहा। उसका सीना धोखनी की तरह चल रहा था। मौत हमारे ताकुब में है दोस्त। मैंने उसे उकसाया, जरा हिम्मत हारी और मौत ने दबोचा। मेरे अल्फाज जाहिर पर असरअंदाज हुए और उसने निस्बतन तेज रफ्तारी से दौड़ना शुरू कर दिया। इस वक्त खुद मेरा आलम यह था कि पूरा जिस्म किसी फोड़े की तरह दुख रहा था, मगर मैं दौड़ते रहने पर मजबूर था। ना सिर्फ खुद मजबूर था बल्कि जाहिर को भी अपने साथ रखने पर मजबूर था। हम कई मिनट तक लगातार दौड़ते रहे। हशर ये हो गया कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। कोई शख्स आखिर कितनी मुशक्कत कर सकता है? कहीं ना कहीं तो हर एक की कुव्वत बर्दाश्त की इंतहा होती है। फर्क अगर होता है तो कुव्वत इरादी का होता है। पहले मेरे अंदाजे के मुताबिक जाहिर की कुव्वत बर्दाश्त बहुत पहले जवाब दे चुकी थी। बस वो अपनी कुव्वत इरादी के बल पर मेरा साथ दे रहा था। खुद मेरी कुव्वतें भी जवाब दे चुकी थी और मैंने भी कुव्वत इरादी का सहारा ले लिया था। कुव्वत इरादी जो किसी शख्स की आखिरी पूंजी होती है, हमने अपनी ये आखिरी पूंजी भी दाव पर लगा दी थी और अब नतीजे का इंतजार था। मालूम नहीं नतीजा बरामद होने में कितना वक्त बाकी रह गया था। बिलाकर मैं रुक गया और जाहिर के रुकने की बजाय ढह गया। बस वो दौड़ते दौड़ते गिरा था और एक तरफ लुढ़क कर बेसुध हो गया था। मैं बेइख्तियार उसकी तरफ झपटा और झुककर उसे देखने लगा। तशवीश की कोई बात नहीं थी। उसकी आंखें जरूर बंद थी मगर नब्ज चल रही थी। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं खुद भी उसके नजदीक लेट गया। जरा सा वक्त मिला था, इसमें आराम करना जरूरी था, वरना बाद में उनमें से किसी के नए अरबे का
मुकाबला करना मुश्किल हो जाता। हेलीकॉप्टर फिजा में बदसूर परवाज कर रहा था और हमसे बहुत दूर था। पायलट और उसका साथी मिलकर कोई नया मंसूबा तैयार कर रहे होंगे या फिर मुमकिन है ओली बाबर से मजीद हदायत ले रहे हों। और हमारी तलाश में पैदल आने वाले कुत्ते भी न सिर्फ बहुत दूर थे बल्कि अब तो जगह जगह आग भी भड़क रही थी। लिहाजा उनका हम तक पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए हम देर तक आराम कर सकते थे। मैं हेलीकॉप्टर पर नजरें जमाए लेटा रहा। जब भी जरा सा मौका मिलता था मुझे तहजीब का ख्याल आ जाता था। तहजीब के साथ ही बुढ़ का ख्याल भी आना लाजमी था। मेरे और जाहिर के अचानक गायब हो जाने पर वो दोनों ही बेहद परेशान हुए होंगे। उन्होंने हमें तलाश भी किया होगा, लेकिन वो हमारा सुराग कैसे लगा सकते थे? हमें तो खुद अपने बारे में इल्म नहीं था कि हम कहाँ हैं। तहजीब और बुढ़ के बारे में सोचकर तसल्ली हो जाती थी कि वो दोनों अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं और किसी तरह भी मेरे मोहताज नहीं हैं। मैंने हेलीकॉप्टर से नजरें हटाई और अपने हाथों को देखने लगा जो डबल रोटी की तरह फूल गए थे। ये शायद की मक्खियों के काटने का एजाज था। जाहिर के चेहरे और हाथों का भी यही हाल हो रहा था। मेरा अंदाजा था कि 24 घंटे कबल ये वर्म नहीं उतर सकता था। अब चेहरे और हाथों में कोई खास तकलीफ बाकी नहीं रह गई थी। शायद इसकी वजह ये रही हो कि दीगर तकालीफ इससे कहीं बढ़कर थी। आसमान धुएं से काला हो रहा था और हमारे हकम में वादी का काफी हिस्सा आग की लपेट में था। हमने काफी आराम कर लिया था, इसलिए मैंने रवानगी का इरादा किया और उठ बैठा। जाहिर अभी तक बेसुध पड़ा था, मगर अब उसके दिल की धड़कनें मामूल पर आ चुकी थी। उसी वक्त मेरी नजरें हेलीकॉप्टर पर पड़ी जो हमसे बहुत दूर उसी सिमत में था जिस तरफ हम जा रहे थे। हेलीकॉप्टर से दोबारा आग लगा देने वाले बम फेंके गए और हमारे सामने भी आग भड़क उठी। अगबी हिस्सा पहले ही जल रहा था। मैंने बुखलाकर जाहिर को झुंझोड़ा। बुखलाने की वजह दरमियानी फासला था जो इतना ज्यादा था कि हम चाहे जितनी भी तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर लेते, वहां तक पहुंचते पहुंचते आग की चादर इतनी दबीज हो चुकी होती कि उसे अबूर करने की कोशिश में हम जल कर भूसम हो जाते। मैंने किसी न किसी तरह जाहिर को खींच खांच कर उठाया और उसे ताज़ा सूरत हाल बताई। जान के खौफ ने उसकी सारी सुस्ती काफूर कर दी और वह बरकी सूरत से उठ बैठा। लेकिन सवाल ये था कि हम किस तरफ जाएं आगे, और पीछे के रास्ते तो बंद हो चुके थे। अब हम दाएं या बाएं से किसी सिमत जा सकते थे। जाहिर पर मुझसे भी ज्यादा बुखलाहट मुसल्लत थी। उसने दाएं जानिब बढ़ने के लिए कदम उठाया ही था कि मैंने उसे बाजू से पकड़ दिया। ठहरो, उस तरफ जाना खतरनाक साबित हो सकता है, जल्दी फैसला कीजिए जनाब। जाहिर ने घबराए हुए अंदाज में कहा। हमें दाएं या बाएं सिम्त में से एक का इंतखाब करना है। वो हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं जाहिर। पहले ये देख लो कि अब वो किस सिमत में आग लगाएंगे। जिस सिमत में भी उन्होंने आग लगाई हम उसकी मुखालिफ सिमत का रुख करेंगे। इसी असना में सिमत का तयन हो गया। हेलीकॉप्टर ने दाएं सिमत का रुख किया था और दूर बहुत फासले पर कटी हुई फसलों के ढेर को आग लगा दी थी। हमारे लिए मुसीबत का तयन हो चुका था, चुनांचे हमने चौथी सिमत यानी अपनी बाएं जानिब दौड़ लगा दी। वक्त बहुत कम था। हमें मालूम था कि अब चूंकि वो लोग हमारे रास्ते मसदूद कर देने पर तुल गए हैं, इसलिए अब वो उसी सिमत आग लगाएंगे जिधर हम दौड़ रहे थे। हमारे तीन अतराफ मौत के शोले लपक रहे थे। चौथी सिमत के सिवा जिस तरफ भी निगाह उठती थी आग थी। मेरे ज़हन के किसी गोशे में ये एहसास मौजूद था कि आग का रुख दरिया की तरफ है। हम भी दरिया की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन उन बदबख्तों ने सामने आग लगाकर हमारा रास्ता तब्दील करने पर हमें मजबूर कर दिया था। ताम चूंकि आग दरिया की तरफ बढ़ रही थी, इसीलिए उस सिमत की आग हमारी तरफ आने की बजाय हमसे दूर होती जा रही थी। मुझे इन सब बातों का एहसास था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज को अपने हक में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम उस तरफ वाली आग का ताकुब करते तो बिलाशुबा हम महफूज तरीके से दरिया तक पहुंच सकते थे, लेकिन अगब से जो आग हमारी सिमत फैलती चली आ रही थी उसका क्या इलाज था? हम सामने वाली आग से बच जाते तो अकबी शोलों की जद में आकर भुसम हो जाते। अब तो हमारी उम्मीदों का महूम सा मरकज सिर्फ वो हिस्सा रह गया था जो अभी तक महफूज था। मुझे मालूम था कि वो लोग उसे भी नहीं छोड़ेंगे और 1 मिनट से भी कम अरसे में ये खौफनाक खदशा किसी भयानक की फरीद की तरह हकीकत का रूप धार कर हमारे सामने आ गया। हेलीकॉप्टर हमसे बहुत ऊपर परवाज करता हुआ सिमत बढ़ता रहा और फिर हमने उसे 4 फायर करते देखा। हमारे सामने 4 मुख्तलिफ मुकामात पर आग के शोले भड़क उठे थे। पिछली बार हमारी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस बार फासले का खास ख्याल रखा था। लाख कोशिश करने के बावजूद हम आग के पूरी तरह भड़कने से कबल वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। मैं अचानक रुक गया और जाहिर की तरफ पलटा जो मुझसे खासा पीछे रह गया था। पूरी कुव्वत से दौड़ो जाहिर, मैंने चीख कर कहा। हमें आग की इस दीवार से गुजरना है। अब भी एक उम्मीद बाकी थी। फसलों के ढेर बतदरीज आग पकड़ रहे थे। अगर हम बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए वहां तक पहुंच जाते तो इम्कान था कि आग के शोले वहां तक जरूर पहुंच चुके होंगे, लेकिन आग की चादर की चौड़ाई इतनी कम थी कि हम कम से कम
नुकसान के इवज उसमें से गुजर सकते थे। मुझे जल्दी मालूम हो गया कि मेरा अंदाजा दुरुस्त नहीं था। हम इतना तेज नहीं दौड़ सकते थे कि आग फैलने से कबल वहां तक पहुंच जाते। इसके अलावा जिस सिमत में हम दौड़ रहे थे वहां हेलीकॉप्टर से मजीद फायर किए गए थे। गोया उन्होंने आग की दीवार दोहरी कर दी थी और अब इस दीवार को अबूर करने की कोशिश खुदकशी के मुतरादिफ होती। मैंने फौरी तौर पर एक फैसला किया और अपना रुख तब्दील कर दिया। मैंने कदरे बाईं जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। अब हम उसी सिमत में दौड़ रहे थे जिस तरफ हमारी बाईं जानिब लगी हुई आग फैल रही थी। ये आग बढ़ते बढ़ते बिलाकर दूसरी सिमत वाली आग से जा मिलती और हमारे रास्ते मसदूद हो जाते। आग चूंकि अभी फैल रही थी, ज्यादा इम्कान था कि हम दोनों सिमत की आग के मिलाप से कबल इस मुकाम से गुजर जाएंगे जो बाईं जाने वाली आग के इंतहाई सिरे पर वाक़ था और वो भी इसी तरफ वाक़ था। मेरी ये उम्मीद भी खाक में मिल गई। अभी हम काफी दूर थे कि हमारे बाएं जानिब लगी हुई आग फैलती हुई सामने वाली आग से जा मिली और अब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कुछ देर कबल दोनों तरफ की ये आग अलग अलग थी। अब तो वहां शोले ही शोले थे और आग की दबीज दीवार थी। मैं मायूस होकर रुक गया, लेकिन मैंने चारों तरफ घूमकर ये जायदा जरूर लिया था कि शायद कहीं कोई ऐसी जगह नजर आ जाए जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, मगर ऐसी कोई जगह नहीं थी। जाहिर ने भी हरासा अंदाज में चारों तरफ नजरें दौड़ाई। अगबी सिम से लगी हुई आग हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। उसकी रफ्तार खतरनाक हद तक तेज थी। 10 मिनट बाद ना सही तो 20 मिनट बाद वो हम तक जरूर पहुंच जाती। हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ हमारे सरों पर मुअल्लक हो गया, गोया वो हमारे इतराफ शिकस्त का इंतजार कर रहे थे। धुआं हमारे सरों के ऊपर से गुजर रहा था और हमें तपश भी महसूस हो रही थी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि तपश नागवार नहीं गुजर रही थी। हालांकि सूरज भी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और हमारे कपड़े पसीने से तरबतर हो रहे थे। मैंने निगाह उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ देखा। वो मुअल्लक था और बुलंदी इतनी थी कि हमारे किसी इकदाम से उस पर कोई असर नहीं पड़ सकता था। मैं सोच में पड़ गया, क्या हम इतराफ शिकस्त कर लें या ना करें? अगर हम इतराफ शिकस्त कर लेते तो इसका मतलब यही होता कि हम अपना तशख़्ख़ुस खो बैठे हैं। ओली वावड़ का मंशा भी यही था कि मैं इतराफी शिकस्त कर लूं, क्योंकि इस वक्त जाहिर भी मेरे हमरा था और मैं महज अपनी अना की खातिर उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता था। लिहाजा मैंने उससे मशवरा करना जरूरी ख्याल किया। उसकी जिंदगी बचाने की खातिर मुझे ये जिल्लत भी गवारा थी कि मैं अपने बदतरीन दुश्मन ओली वावड़ के रूबरू अपनी शिकस्त का एतराफ कर लूं। मैं जाहिर की तरफ मुड़ा। वो इंतहाई तेजी के आलम में चारों तरफ देख रहा था। सुनो जाहिर, मैंने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, क्या किया जाए? मैं आपका मतलब नहीं समझा, जाहिर ने पेशानी से पसीना पूंछते हुए कहा। उसकी नजरें अब भी चारों तरफ भटक रही थी। अगर हम हथियार फेंक दें तो हमारी मुसीबतों का खात्मा हो सकता है। इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी राय दरकार है। जाहिर ने चौंक कर मुझे देखा। अब उसकी तमाम तर तवज्जो मुझ पर मरकूज थी। आपका क्या ख्याल है? इसे छोड़ो कि मेरा क्या ख्याल है। मुझे तुम अपनी राय बताओ, इसलिए कि हम दोनों की जानें बराबर से खतरे में हैं। आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपके ख्याल जाने बगैर अपनी राय नहीं दूंगा। मेरा ख्याल ये है कि मैंने बड़ी आहिस्तगी से कहा, हथियार ना फेंके जाए। लेकिन आपने मुझे क्या समझाया जनाब? जाहिर ने मेरी बात काट कर कहा। वो तन कर खड़ा हो गया और उसकी आंखें शोले बरसा रही थी। अगर मुझे 10 बार भी जलना पड़े तब भी मैं किसी यहूदी कुत्ते के सामने हथियार फेंकने का ख्याल दिल में नहीं ला सकता। उसने नफरत से जमीन पर थूक दिया। मैंने आगे बढ़कर जाहिर को गले लगा लिया। मुझे तुम पर फख्र है मेरे दोस्त, मेरे भाई, लेकिन मुझे आपसे शिकवा है। जाहिर रूठे हुए अंदाज में बोला, आपने ये फैसला खुद ही क्यों ना कर लिया? मुझसे क्यों पूछा? अच्छा यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने उसके गाल थपथपा कर कहा, क्या तुम अपने बड़े भाई को माफ नहीं करोगे? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए जनाब, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हस्ती हैं। पूरी अरब कौम आप पर जितना भी फख्र करे कम है। मुझे एहसास है कि अरबों की अहमियत जवाब दे चुकी है, तभी इसराइल हमारे दरमियान अपने कदम जमा सका है। अरबों की इसी बेहिसी की दास्तानें पूरी दुनिया में जबान ज़दे खास व आम है। मैं भी अरब हूं ना, इसलिए आपने मुझसे ये सवाल किया था। तुम गलत समझ रहे हो जाहिर। मैंने ये बात इसी ख्याल से पूछी थी कि हर शख्स को अपनी जान बचाने का पूरा हक है। ओह, तो आपने मेरी जाहिरी हालत देखकर ये समझा था कि मैं अपनी जान बचाने के लिए गलत मत समझो जाहिर। अगर तुम बहुत अच्छी हालत में होते और हम ऐसी किसी सूरत हाल में फंस जाते तब भी मैं तुम्हारी राय जरूर लेता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी भी राय लेता। ठीक है जनाब, लेकिन आप वादा कीजिए कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, जाहिर ने जज्बाती अंदाज में कहा। अच्छा भाई वादा, मैंने हंस कर कहा। और ये ऐलाने जंग। मैंने बंदूक उठाई और हेलीकॉप्टर की तरफ रुख करके लगातार 3 फायर कर दिए। ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? जाहिर ने बुखला कर कहा। मैगजीन बहुत कीमती है,
उन्हें जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा, रही मैगजीन कीमती होने की बात, तो जब हम ही नहीं होंगे तो क्या मैगजीन और क्या उसकी कीमत। मेरे फायरों के साथ ही हेलीकॉप्टर चंद फीट ऊपर उठा और उसके बाद फिर मुअल्लक हो गया। मेरा जवाब मिलने के बाद भी उन्हें उम्मीद थी। अच्छा नफसियाती हरबा है, ज़ाहिर ने दिलचस्पी से हेलीकॉप्टर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, उन्हें उम्मीद है कि जब आग हमसे नजदीक आएगी तो हम अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर वो ये सोच रहे हैं तो उनसे बढ़कर अहमक कोई नहीं हो सकता। सवाल ये है कि अब हम करें क्या। मैंने तशवीश से कहा, यूं हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते। मैं क्या बताऊं जनाब, मैं तो खुद बेहद परेशान हूँ। इस मुसीबत से निकलने की कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही। ज़हन पर जोर दो ज़ाहिर, हवास काबू में रखो, शायद तुम्हें ही कोई तदबीर सूझ जाए। मेरा दिमाग इसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहा है कि अब तो कोई मोइज़ा ही हमें बचा सकता है। मोइज़ा रुनमा हो या ना हो, हमें आग की दीवार उबूर करने की कोई ना कोई तदबीर तो करनी ही होगी। एक ही सूरत मुमकिन हो सकती है जनाब, और वो ये कि हम सामने की तरफ बढ़े। मैंने पुरतफिक्राना अंदाज में कहा, चलो मुमकिन है कहीं कोई रास्ता मिल ही जाए। हमने आग के सामने वाली दीवार की सिमत बढ़ना शुरू कर दिया, जो मुखालिफ सिमत में बढ़ रही थी। हेलीकॉप्टर को हमने नजरअंदाज कर दिया था। अकम में और दीगर इतराफ में आग के शोले जन्नाटेदार आवाजें पैदा कर रहे थे। ये आवाजें इस कदर बुलंद थी कि उनमें हेलीकॉप्टर तक की आवाज दब कर रह गई थी। जाहिर मेरे पीछे था। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा। उसकी रफ्तार इसलिए कम रह गई थी कि वो खौफजदा अंदाज में चारों तरफ भड़कती हुई आग के शोलों को देख रहा था। बिलाशुबा वो बहुत खतरनाक मंजर था। आग के शोलों की बुलंदी 30 फीट से तो क्या कम रही होगी, और आग की 30 फीट बुलंद ये दीवार मुहीब अंदाज में हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। यही गनीमत था कि दरमियान वाले हिस्से में उसके आगे बढ़ने की रफ्तार कदरे सुस्त थी, और उसकी बनिस्बतन उसके सिरे वाले हिस्से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और अगर हम उस आग की लपेट में आ जाते, जिसके इम्कानात बहुत ज्यादा थे, तो हमें एक करबनाक और लर्ज़ाखेज़ मौत से हमकिनार हो जाते। हम उस मुकाम तक पहुंच गए जहां से सामने वाली आग शुरू हुई थी। आग काफी आगे बढ़ चुकी थी और वहां अब राख और चिंगारियां उड़ रही थी, लेकिन उनसे खारिज होने वाली हरारत भी कम नहीं थी और मुस्तकिल थी। धुएं और हरारत की वजह से हमारे लिए सांस लेना भी दो भर हो गया था, और हमें हर सांस खींचने के लिए बड़ी ज्यादा जिद्दोजहद करना पड़ रही थी। हमारे जिस्मों के हर मुसाम से पसीना फूट निकला था। पसीना तो खैर पहले भी बह रहा था, लेकिन अब तो बहे हुए पसीने पर पानी का गुमा होने लगा था। हेलीकॉप्टर हमारा ताकुब करता हुआ वहां तक आ गया था। कभी वो नीचे आ जाता और कभी ऊपर चला जाता। बुलंदी कम और ज्यादा करने से पायलट हमें ये बावर कराना चाह रहा था कि वक्त कम रह गया है, और अगर हमने हथियार डाल दिए तो तब भी उन्हें हेलीकॉप्टर वादी में उतारने और हमें यहाँ से निकालने में कुछ न कुछ वक्त तो लगेगा। लिहाजा हमें जल्द से जल्द कोई फैसला कर लेना चाहिए। उन लोगों का ये ख्याल कतई अहमकाना और बेहुदा था कि हम शिकस्त कबूल कर लेंगे। उन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो शिकस्त कबूल कर लेते हैं। इस बात का ऐलान मैं उस पर फायर करके भी कर चुका था, लेकिन बात उनकी समझ में नहीं आई थी। हेलीकॉप्टर हमसे काफी बुलंदी पर मुअल्लक था। मैंने हाथ उठाकर पायलट की तरफ लहराया, जैसे बाई बाई या टाटा कहते वक्त हाथ लहराते हैं, और कागजदर जमीन पर कदम रख दिया। पायलट ने भी जवाबन हाथ लहराया था। जमीन बेहद गर्म थी और जा बजा अब भी चिंगारियां बाकी रह गई थी। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता, चिंगारियों से बचता बचाता आगे बढ़ने लगा। सोखता जमीन पर कुछ आगे बढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जाहिर मेरे हकम में नहीं आ रहा। मैं रुक कर पलटा। मेरा ख्याल दुरुस्त था। जाहिर ने सोखता हिस्से पर इकदाम नहीं रखा था, और ना ही उसका ऐसा कोई इरादा नजर आ रहा था। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसकी नजरें मुझसे कदरें बाईं जानी हटकर आग की दीवार पर जमी हुई थी। क्या बात है जाहिर, मैंने बुलंद आवाज में कहा, तुम वहाँ क्यों रुक गए? जाहिर ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बड़ी बेसब्री से हाथ हिलाने लगा। यहाँ आइए जनाब, यहाँ आइए। उसके अंदाज में कोई खास बात थी। मुझे वापस पलटना पड़ा। जाहिर के नजदीक पहुंचकर मैंने सवालिया नजरों से उसे घूरा। उसने एक तरफ इशारा किया। मुझे कुछ परिंदे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जाहिर की दिमागी सेहत पर शुबा होने लगा। तब मैंने उस सिमत देखा जिधर उसने इशारा किया था। फिजा में गहरा धुआं छाया हुआ था, जिसके पार कुछ देखना मुमकिन ही नहीं था। तुम्हें परिंदे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में इतने गहरे धुएं के पार तो हाथी भी नजर नहीं आ सकता। मैं ठीक कह रहा हूँ जनाब, जाहिर ने अकला कर कहा। मैंने अपनी आंखों से देखे थे। जाहिर है अपनी आंखों से देखे होंगे, मेरी आंखों से तो देखने से रहे। आप शायद ये बात समझ रहे हैं कि मैं गलत बयानी से काम ले रहा हूँ, जाहिर ने बुझे हुए अंदाज में कहा। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुमने गलत बयानी की है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं जनाब? मैं इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि जिस मुकाम पर तुमने परिंदे उड़ते देखे थे, सिर्फ वहीं इतना गहरा धुआं क्यों है? इसके अलावा कहीं भी इस कदर काला धुआं नहीं है। ओह,
जाहिर मुस्तरिबाना अंदाज में बोला, आपने बड़ी अजीब चीज नोट की है जनाब। तुम्हें मालूम है जाहिर की आग में से इतना कसीफ धुआं कब उठता है? मैंने जाहिर को गौर से देखते हुए पूछा। जी हाँ, जाहिर ने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। जलने वाली चीज जिस कदर कसीफ होगी धुआं भी उतना ही कसीफ उठेगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और भी है, जब आग बुझने लगती है तो उस वक्त भी धुएं की कसाफत बढ़ जाती है। जाहिर उछल पड़ा, इस पहलू पर तो मैंने गौर ही नहीं किया था। इसका मतलब हुआ? हाँ जाहिर, बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि उस मुकाम पर आग बुझने के करीब है, और परिंदों का मतलब ये हुआ कि आग के पार दरिया भी मौजूद है। मुमकिन है, मैं बुड़बुड़ाया, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है, या फिर शायद उधर दरिया ही हो। तो आप सोच क्या रहे हैं जनाब? हमें जल्दी कुछ करना चाहिए, आग नजदीक आती जा रही है। तुम खुद ही बताओ क्या करें? क्या आग के इस तूफान से गुजरने की कोशिश करें? ये कोशिश तो हमें करनी ही पड़ेगी, वरना अकब से आने वाली आग हमें गुस्म कर देगी। और अगर हम आग से गुजरते हुए अपने हवास खो बैठे तो? जो कुछ करना है जल्दी कीजिए जनाब। हर गुजरता हुआ लम्हा हमारे मसाइल में इजाफा कर रहा है। कोई कदम उठाने से पहले खूब अच्छी तरह गौर कर लो जाहिर, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। गौर करने का वक्त कहाँ है जनाब? जाहिर ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। जल्दी बताइए करना क्या है? मैं यूँ तो तुम्हारी इस राय से मुत्तफिक हूँ कि आग से गुजरने के लिए ये मुकाम बेहतरीन है, लेकिन माफ कीजिएगा जनाब, आप तो यूँ गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे हमारे पास वक्त ही वक्त हो। हमारे पास महज चंद मिनट हैं, और इन्हीं चंद मिनट के दौरान हमें सब कुछ करना है। तो फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? यहाँ खड़े बातें क्यों किए जा रहे हैं? जाहिर ने कहा। उसका इज़्तिराब बढ़ता चला जा रहा था। क्या तुम 5 दिन की इस मुसलसल भागदौड़ से तंग नहीं आ गए हो? अगर आप चाहते क्या हैं? जाहिर चीख पड़ा। अगर आप ना चले तो मैं अकेला ही आग अबूर करने की कोशिश करूंगा। ऊपर देखो जाहिर, मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा। हम लोग आग अबूर कर भी गए तो हेलीकॉप्टर फिर भी हमारे सरों पर मुसल्लत रहेगा। तो क्या हम सिर्फ इसलिए कोई जिद्दोजहद किए बगैर खुद को उनके रहम और करम पर छोड़ दें कि हमारी खुद को बचाने की कोई कोशिश उनकी नजरों में आ जाएगी? जाहिर ने भिन्ना कर कहा, अभी तपश इतनी नहीं बढ़ी कि हम बर्दाश्त ना कर सकें। जरा सा सब्र और कर लो, धुआं बढ़ता जा रहा है। मुझे यकीन है कि चंद मिनट के अंदर अंदर हम पायलट की नजरों से ओझल हो जाएंगे। उस वक्त हम अपनी सी कोशिश करेंगे। फर्ज करो हम अभी दूसरी तरफ पहुंच गए, तो मुमकिन है वो झिंझला कर हम पर फायरिंग शुरू कर दें और हमारा किस्सा ही तमाम हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं जनाब, लेकिन शायद चंद मिनट बाद हम इस काबिल ही ना रहें कि आग को अबूर करने की सख्त जिद्दोजहद कर सकें। फिर भी हमें उस वक्त तक तो इंतजार करना चाहिए जब तक कि तपश नाकाबिले बर्दाश्त ना हो जाए। जाहिर ने इस बात में सर हिलाया। ये हकीकत है कि इस वक्त भी हमें सख्त आंच महसूस हो रही थी। हमारे चारों तरफ शोलों के जन्नाटे गूंज रहे थे और लकड़ियों और पत्थरों के चिटकने की आवाजें बड़े तसलसल के साथ सुनाई दे रही थी। पसीना बहने की रफ्तार का ये आलम था कि जैसे किसी ने हमारे सरों पर पानी की भरी हुई बाल्टी उलट दी हो। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ तपश बढ़ रही थी और हमारे गिर्द धुएं में इजाफा होता चला जा रहा था। शायद अब ऊपर भी आंच पहुंचने लगी थी, इसलिए हेलीकॉप्टर और ऊपर उठ गया था। बढ़ते हुए धुएं के साथ साथ हमें बार बार खांसी आ रही थी। आग की तपश से अब हमें अपनी झुलसती हुई जिल्द महसूस होने लगी थी। अब कितना इंतजार करेंगे जनाब? जाहिर ने बर्राई हुई आवाज में कहा। अब तो दम भी घुटने लगा है। बस अब हम अमल शुरू कर देंगे। आग को इस मुकाम से अबूर करने के दौरान तुम आगे रहोगे और मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। जाहिर ने फौरन ही आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। सुनो जाहिर, जल्दबाजी खेल बिगाड़ देगी। आग के दरमियान से गुजरते हुए हमें अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा करना होगा। एक लम्हे का फर्क भी हमें झुलसा कर रख देगा, और अगर आग अबूर करने के दौरान किसी भी लम्हे आग हम पर असरअंदाज होगी तो फिर हमारी लाशें तक नाकाबिले शनाख्त हो जाएंगी। मुझे मालूम है जनाब, और मैं आग अबूर करने के दौरान हर मुमकिन तेज रफ्तारी का मुजाहरा करूंगा। आग की हदूद में कदम रखने से एक आध सेकंड पेशतरी खूब गहरी सांस लेकर अपने फेफड़े ऑक्सीजन से अच्छी तरह भर लेना। अगर आग के दरमियान कहीं सांस लेने की कोशिश की तो मोलक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवास मुअत्तल करके रख देगी। मैं समझ गया जनाब। जाहिर ने बेसब्री से अपना बाजू मुझसे छुड़ाने की कोशिश की। मुझे छोड़ दीजिए ताकि मैं आगे चलूं। मैंने जाहिर का बाजू छोड़ा तो वो तीर की तरह आग की तरफ लपका। मैं अपना सूटकेस और बंदूक उठाकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। धुआं इतना गहरा हो गया था कि अगर जाहिर मुझसे जरा दूर और निकल जाता तो मैं उसे ही ना देख पाता। ऐसे में हेलीकॉप्टर से हमारा देख लिया जाना कतई नामुमकिन था। आग की जिस दीवार को हम अबूर करने जा रहे थे वो बाएं जाने वाली दीवार थी, और चूंकि आग दरिया की तरफ बढ़ रही थी इसलिए वहाँ चौड़ाई ज्यादा होने का इम्कान नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ आग की चौड़ाई 20-25 फीट के करीब रही होगी। मुमकिन है ज्यादा भी हो। कुछ देर हम सूखता जमीन पर दौड़ते रहे।
शदीद धुएं की वजह से आंखों से पानी बहने लगा था। एक एक सांस लेना दो भर हो रहा था और दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। सूखता जमीन गर्म थी और अब भी जगह जगह सुलगती हुई चिंगारियां मौजूद थी। चारों तरफ रोशन आग की तपश, आग उगलते हुए सूरज की तमादत और पैरों तले गर्म जमीन के अलावा दौड़ने की मुशक्कत ने हमारे जिस्मों से बहने वाले पसीने की रफ्तार मजीद बढ़ा दी थी। पसीना इस कदर बह रहा था कि अब तो हमारे लिबासों से भी निकल रहा था। मेरी हदायत के मुताबिक आग के शोलों में दाखिल होने से कबल ज़ाहिर रुक गया। वो आग से कोई 20 फीट के फासले पर रुका था। उसने वहां रुककर अपने हवास मुइतमे किए, गहरी सांसें ली और उसके बाद इस तरह दौड़ लगा दी जैसे 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स दौड़ते हैं। मैं ज़ाहिर से ज्यादा फासले पर नहीं था। उसे आगे रखने से मेरा मकसद ये था कि अगर उससे कोई गलती सरदर्द होते देखूं तो उसे टोक दूं, या आग का पुरखतर तूफान उबूर करते वक्त अगर उसे मेरी किसी मदद की जरूरत पड़ जाए तो उसकी मदद कर सकूं। और अगर वो मुझसे पीछे होता तो जाहिर है मुझे इल्म ही ना हो पाता कि उस पर क्या बीती है। मैं जानता था कि चारों तरफ से आग में गिरने के बाद दुनिया का मजबूत तरीन शख्स भी अपने आसाब को काबू में नहीं रख सकता। जब आदमी आग में घिरा हुआ हो तो होश और आवाज क्यों कर ठिकाने रह सकते हैं। मैं मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपनी आवाज काबू में रख सकूंगा, लेकिन एक मुहिम सी उम्मीद थी कि शायद जाहिर को किसी मौके पर मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए और मैं उसके किसी काम आ सकूं। गो के मेरे दोनों हाथ घिरे हुए थे, एक हाथ में सूटकेस था और दूसरे में बंदूक थी। इन दोनों चीजों समेत दौड़ना और दौड़ते हुए रफ्तार भी कायम रखना बहुत मुश्किल था। ऐसे में किसी की मदद किस तरह की जा सकती है। तब मैंने फैसला कर लिया था कि अगर किसी मरले पर जरूरी हुआ तो मैं जाहिर की खातिर इन दोनों अशद जरूरी अशिया से दस्त बरदार होने में जरा भी तकल्लुफ नहीं करूंगा। मेरे साथी की जिंदगी के सामने किसी चीज की कोई वक़्त नहीं थी। जाहिर इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ आग के मुहिब शोलों में घुस गया। उसके पीछे मैं भी आग में घुसा था। शोले आसमान से बातें कर रहे थे और हमें इस जुलसा देने वाली आग से अपनी रफ्तार के बल पर गुजरना था। हमारे पसीने से भीगे हुए जिस्म और तरबतर कपड़े आग के खिलाफ हमारे लिए वक्ती मौसर हथियार थे। मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मुख्तलिफ किस्म के मसाइल और मुसाइब का सामना करते हुए गुजरा है। मैंने बड़े बड़े हादसात का मुकाबला किया है, कड़े से कड़े वक्त से गुजरा हूँ, लेकिन मुझे ये इतराफ करने में कोई बाक नहीं कि अमेरिका की इस नामालूम वादी में भड़कती हुई इस खौफनाक आग को अबूर करने से ज्यादा दहशतनाक अमल से मैं कभी नहीं गुजरा। कोई मुझे कितनी बड़ी रकम क्यों ना पेश कर देता, लेकिन मैं इस अमल से अपनी मर्जी से कभी नहीं गुजर सकता था। मगर उस वक्त हमारे पास कोई मुतबादल रास्ता नहीं था। हम कोई खेल नहीं खेल रहे थे। मैंने और दायर ने महज अपनी जानें बचाने की खातिर अपनी जानें हथेलियों पर रखकर उस आग से गुजरने का नामुमकिन किस्म का काम करने का फैसला किया था। मुझसे चंद कदम आगे दौड़ता हुआ जाहिर आग का एक गोला मालूम हो रहा था। जनाटेदार आग के लपकते शोलों के दरमियान दौड़ते हुए हम दुनिया और माफिया से बेखबर हो गए थे। हमें अपना भी होश नहीं रहा था। ये यकीन से कहना मुश्किल था कि हम उस आग से पार भी निकल सकेंगे या ये हमारी जिंदगी की आखिरी जिद्दोजहद होगी जिसका अंजाम हमारी सूखता लाशों की सूरत में जाहिर होगा। हमारे दाएं बाएं आगे पीछे सरों के ऊपर और पैरों के नीचे हर तरफ शोलों की लपकती हुई जबानें थीं जो हमें चाट जाने के लिए बेताब थी। 3-4 सेकंड गुजरने के बाद दफादन मुझे अपना हल्क खुश्क होता हुआ महसूस हुआ और नथनों में जलन शुरू होगी। हमारे कपड़ों से पसीने की सारी नमी बाप बनकर उड़ चुकी थी। उस वक्त हमारे पास घड़ी नहीं थी। अगर होती तब भी मैं बता नहीं सकता था कि वो चौथा सेकंड था या 5वां जब आग हम पर असरअंदाज होना शुरू हुई। आग की तपश हमारे जिस्मों के उन सूजे हुए हिस्सों के लिए जो शहद की मक्खियों की यलगार के बायस सूज गए थे पहले ही बेहद तकलीफ का बायस बन रही थी और अब तो आग की असरअंदाजी का दायरा पूरे जिस्म तक फैल गया था। सबसे पहले हमारे बालों को आग लगी। जाहिर के सर के बाल जल रहे थे। जब जाहिर के बाल जल रहे थे तो अली यार खान के सर के बाल कैसे महफूज रह सकते थे। कभी सोचा भी नहीं था कि ओली बावड़ मुझे इस हाल को भी पहुंचा सकता है कि मैं खुद को नजरे आतिश करने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये उसकी बहुत बड़ी फतेह थी, लेकिन हमारी फतेह ये थी कि हम उसके हाथ नहीं लगे थे। ना तो उसके आदमी हमें जिंदा गिरफ्तार कर सके थे और ना ही हमने उनके सामने हथियार डाले थे। हम तो अपनी जिंदगियां बचाने की जिद्दोजहद कर रहे थे। इस जिद्दोजहद में अगर हमें मौत को भी गले लगाना पड़ता तो गवारा था। उस मौत पर फख्र किया जा सकता है जो जिद्दोजहद करते हुए आए। हमारे बाल जल रहे थे और पूरे जिस्म में ऐसी शदीद तकलीफ थी जैसे किसी ने हमारे जिस्मों की खाल उतार कर जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। कपड़ों ने अभी आग नहीं पकड़ी थी, लेकिन किसी भी लम्हे पकड़ सकते थे और मुझे मालूम था कि अगर कपड़ों में आग लग गई और उसके बाद हम आग के इस दरिया से उधर निकले तो हम सिसक कर दम तोड़ देंगे। जाहिर बुरी तरह चीख रहा था और मैं होंठ भींचे उसके पीछे दौड़ रहा था।
मुंह खोलना इंतहाई खतरनाक था। मालूम नहीं चीखने के बावजूद जाहिर इतनी तेज रफ्तारी से कैसे दौड़ पा रहा था। हमें ताज़ा हवा की ऑक्सीजन की अशद जरूरत थी, जिसका वहाँ कोई वजूद नहीं था। चीखने का नतीजा बेहोश होने की सूरत में भी जाहिर हो सकता था। अगले ही लम्हे मैंने जाहिर को लड़खड़ाते देखा। उसकी रफ्तार सुस्त हुई थी। नतीजा मैं उसे टकराया और उसे अपनी आगोश में भरकर छलांग लगा दी। हम दोनों जमीन पर गिरे थे। मैंने ये हरकत इज़रारी तौर पर की थी, वरना इस वक्त इतना होश कहाँ था कि सोच समझकर कोई कदम उठाया जाता।